हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है लेसन स्टार्ट कराया था और उसका जो फॉर्मेट है वो आपको समझाया। और मैं ऑलवेज़ ट्राई करता हूँ कि जो बुक के अंदर जो फॉर्मेट्स होते हैं उसके अंदर जो दिए हुई होती है इन्फॉर्मेशन उससे थोड़ा और एड ऑन करके ही आपको लिखवाता हूँ, बिकॉज फॉर्मेट जो बुक में होते हैं उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर्स जो है आइटम्स दिए हुए होते हैं, जबकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। तो इसीलिए मैंने हमेशा ट्राई किया है कि जब भी कोई फॉर्मेट रूल्स लिखवाएं तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिकली उसमें आने वाली चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन करवा दें, जिससे कि आपको जब भी क्वेश्चन के अंदर कोई नई चीज़ आए तो आप आसानी से वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेसिकली कि वहाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का हो कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 1 साल में उसको कंप्लीट कर दिया तो आपका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो सीधा P&L में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जनरली आजकल कोई भी काम, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में कंप्लीट नहीं होता। यहाँ तक कि अगर हम छोटा बड़ा हमारा घर भी बनवाते हैं तो उसको भी 1.5-2 साल जो है वो लग जाते हैं। कुछ रीजंस होते हैं कि प्रोसीजर है जो लगेगा ही टाइम, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है और काम दिखता हुआ धीरे धीरे बढ़ते टाइम लग जाता है। कई बार फाइनेंशियल रीज़न से कुछ टाइम हम काम रुकवा देते हैं, तो दैट मीन्स कि एक बार में पूरा कंप्लीट काम हो जाए 1 साल में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कम है। और कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े बड़े होते हैं, जैसे ब्रिज बनाना है या फिर आपकी जो और भी जो कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाना, तो उसमें बरसों लग जाते हैं। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर को अपना जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा वो प्रॉफिट मानकर यूज़ करे और कुछ हिस्सा जो है वो फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए वो बचा कर भी रखता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि कब कौन सी सिचुएशन में वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचाता है, ट्रांसफ़र करता है, रखता है। तो उसको मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको लिखा है, तो आपको मैं इसको समझाता हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में आने वाले पॉइंट है। हर क्वेश्चन के अंदर आपकी ये सिचुएशन जनरेट होगी कि भाई प्रॉफिट का कब और कितना हिस्सा जो है वो आपको लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट जो है कि व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो देखिए वर्क सर्टिफाइड क्या होता है मैंने आपको कल बता दिया था, पर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने अगर अभी यही वीडियो देखा है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब होता है कि जिस प्राइस पर हमारे और जो ठेकेदार है यानी कि कॉन्ट्रैक्टी होते हैं, हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ठेकेदार कहलाता है, तो उनके बीच में जो एक प्राइस डिसाइड हुई कि भाई मुझे 15x30 का एक मकान बनवाना है या 30-60 का एक मकान बनाना है, ये नक्शा है, तो आप मुझे उसको कितने में बना के दोगे। तो वो ठेकेदार कहेगा कि मैं इसको जो है वो 30 लाख रुपए में बना के दूंगा। तो ये प्राइस जो है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर ये रूल है कि अगर उसने एक बार बोल दिया कि भाई वो 30 लाख में बना के देगा तो एनी हाउ उसको 30 लाख में बना के देना पड़ता है। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि 30 लाख से ज़्यादा तो उसका खर्चा आ जाता है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ अच्छे वर्कर मिल जाएं, अच्छे लोग मिल जाएं तो उसको 25 लाख में भी करके दे देंगे और वो अच्छा खासा प्रॉफिट उस पर कमा सकता है। लेकिन एक बार कॉल करने के बाद उसको हर हाल में उसको 30 लाख में बनाकर देना ही पड़ता है। दूसरा वर्ड इसके अंदर आ रहा है वर्क सर्टिफाइड। तो देखिए कि जब भी हम कोई ठेका देते हैं तो हमारे बीच में और ठेकेदार के बीच में एक चीज़ का डिस्प्यूट हमेशा चलता है। ठेकेदार हमेशा कहता है कि मैंने इतना काम किया, ज़्यादा कहने की कोशिश करता है। हम लोग जो है हमेशा उसको कम से कम दिखाने की या बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि भाई आपके पत्थर का काम हो गया है, तो आप 5 लाख का काम हो गया है और हमने एग्रीमेंट किया था कि जितना काम होता रहेगा उसका 90% जो है वो आप देते रहेंगे। तो ऐसा होने पर ठेकेदार जो है वो कह रहा है कि 5 लाख का काम है, 90% दे दो, और हम लोग जो है उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि नहीं भाई मेरे हिसाब से तो काम जो है वो 4.5 लाख का ही हुआ है, मैं तो उसका 90% तेरे को 4,05,000 रुपये दूंगा, जबकि वो 5 लाख का 90% 4.5 लाख रुपये मांग रहा था। तो ऐसी कंडीशन में आजकल वैसे भी जैसे अच्छे मकान बनते हैं, बंगले बनते हैं, लोग पैसा लगाते हैं खूब, तो वो ठेकेदार के अलावा इंजीनियर, आर्किटेक्ट भी रखते हैं जो एवरीडे सारी चीज़ों को बताता है। आर्किटेक्ट की भी हाँ कैसे क्या चीज़ बनानी है ठेकेदार बनाता है, लेकिन हर एक चीज़ की जो डिज़ाइनिंग है, कैसा बनाना है, क्या बनाना है, पीओपी की डिज़ाइंस, मकान का नक्शा, उसका सारा जो इंटीरियर ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें आजकल लोग उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं और काफ़ी सारा पैसा उसके लिए खर्च भी होता है। बट जैसा एक ही बार मकान बनता है तो मैक्सिमम लोग उस पर खूब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आर्किटेक्ट कहता है कि भाई आप जो कह रहे हो, ठेकेदार कह रहा है 5 लाख का काम हो गया है, मकान मालिक है वो कह रहा है 4.5 लाख का है, लेकिन वो कहता है कि नहीं काम आपका 4,80,000 का हुआ है। अब ठेकेदार ने बोला था कि मैंने कितना काम कर दिया 5, जबकि आर्किटेक्ट कह रहा है कि नहीं काम तो 480 हुआ, तो इनकी 20,000 का काम उसका सर्टिफाइड नहीं हुआ, प्रमाणित नहीं हुआ, और 4,80,000 का काम उसका प्रमाणित हो गया। तो जो काम
ठेकेदार ने किया है उसका सर्टिफिकेशन मिल गया है तो वो वर्क सर्टिफाइड कहलाता है, और जो काम उसने कर दिया लेकिन फिर भी उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वो वर्क अनसर्टिफाइड कहलाता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, लेकिन चलिए ये चीज़ें जितनी अच्छे से क्लियर होगी आपको दिमाग में उतना ही बढ़िया है, आगे लेसन में आपको इन शब्दों से कोई परेशानी ना हो। तो ये कह रहा है कि भाई काम, मान लें एक डेटा ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख का, तो 10 लाख का 1/4 जो है वो कितना होता है 2.5 लाख। लेकिन आपने जो काम किया है अभी इनिशियल लेवल पर ही है, कुछ ही महीने हुए हैं और आपका काम अभी तक जो है वो 1/4 यानी कि 2.5 लाख का नहीं हुआ है, चाहे 2,49,999 यानी कि 249999 का हुआ हो तो भी वो इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो 1/4 जो है वो अभी तक हुआ नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दिस कंडीशन नॉट एनी प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L, ऑल सरप्लस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू WIP रिजर्व। कि भाई जब काम अभी तक तो हुआ ही नहीं है, 1/4 काम नहीं हुआ, तो आप कैसे कहोगे कि मुझे प्रॉफिट हो गया है और मैं इसको P&L में लेके जाऊं, क्योंकि प्रॉफिट तो अभी बहुत दूर की बात है। अब जैसे मान लीजिए कि स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट टेस्ट में स्टूडेंट जो है वो एक आध लेसन होता है तो वो उसने 90% नंबर लिया है, तो फर्स्ट टेस्ट के 90% से आप कह दो कि वो 10th बोर्ड के एग्जाम में बाद में 90% अचीव कर पाएगा, तो ये बहुत ही जल्दी है। हाँ, अगर वो आगे के असेसमेंट्स में और प्री बोर्ड तक भी उसको मेंटेन करता है 90%, तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अब तो बोर्ड के एग्ज़ाम महीने 1.5 महीने बाद है और अभी भी इस स्टूडेंट ने बोर्ड के एग्ज़ाम के जैसे पेपर का 90% स्कोर किया है, तो मान सकते हैं होप्स हो कि वो बाद में अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन फर्स्ट टेस्ट से ये एक्सपेक्ट कर लेना बिल्कुल भी गलत है, इसलिए हम प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा P&L में नहीं ले जाते हैं, बल्कि सारा का सारा प्रॉफिट हम WIP रिजर्व, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, वैसे ये वर्क इन प्रोग्रेस ही होता है, रिजर्व तो उसकी ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी कि भविष्य में होने वाले काम के लिए कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो हम उस प्रॉफिट को बचा के रखते हैं, मतलब अभी हम नहीं मानेंगे कि हमको कोई प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि पहली सिचुएशन में कोई भी प्रॉफिट P&L में नहीं जाता है। सेकेंड, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 1/4 और मोर बट लेस देन 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मैंने यहाँ पे अब शॉर्ट वर्ड यूज़ किए WC यानी कि वर्क सर्टिफाइड, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो CP शॉर्ट में लिखा है। तो ये सिचुएशन ये है कि आपने 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 2.5 लाख तो कर दिया, लेकिन 5 लाख, 10 लाख का आधा जो है वो कितना होता है 5 लाख, 5 लाख का काम अभी तक आपने नहीं किया, तो ये सिचुएशन आपकी बनती है। तो 2.5 लाख या उससे ज़्यादा कर दिया, लेकिन 5 लाख नहीं, यानी कि 4,99,999 का काम किया है, तो इस सिचुएशन में आएगा। और इस बार 25 से लेकर 50% के बीच आपने काम कर दिया, तो इसका मतलब अब कुछ प्रॉफिट तो आपको जो है वो अपने लिए निकालना पड़ेगा, बिकॉज होल एंड सोल हम हर कोई काम जो करते हैं वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, और पैसा कमा के बिजनेस में रखेंगे तो घर भी चलाना है अपन को, तो घर के लिए भी तो पैसा उसके लिए विड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर्टेन हो जाए, फिक्स हो जाए कि भी आपने इतना पैसा कमाया है तो हम उसको विड्रॉ करके जो है अपने घर के काम में ले सकते हैं, जैसे भी XYZ आप यूज़ करो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इन दिस कंडीशन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट बाय फॉलोइंग फार्मूला। मैंने ये हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं है, और आप लोग भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो BCom में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश जितना हो सके अकाउंट के अंदर तो एटलीस्ट यूज़ करिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो। बेसिकली मैं खुद भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैंने 5 डिग्रियाँ कर रखी है और सारी हिंदी मीडियम से आज भी मैं बुक्स मेरे पढ़ाता हूँ वो भी हिंदी में ही रखता हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा ट्राई करते हैं कि भाई इंग्लिश में जो है वो थोड़ा काम करते रहें, और इसी कारण से मैंने थोड़ी कोशिश की। तो आज मेरे स्टूडेंट लगभग 80-90% स्टूडेंट ट्यूशन के आते हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मैंने अगर ये सिस्टम रखा होता है कि भाई मैं तो हिंदी में ही पढ़ा सकता हूँ या करता हूँ, तो मैं बहुत पीछे रह जाता। तो इसलिए ऑलवेज़ आप लोग भी ट्राई करें कि नए नए शब्द और इंग्लिश जो है वो थोड़ी यूज़ करें, जो फ्यूचर में आपके काफ़ी काम आती है। अब तो देखिए इस सिचुएशन के अंदर आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा P&L में ले जा सकते हो। तो उसका रूल ये होता है कि जो जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसका 1/3 हिस्सा हम जो है वो P&L में ले जा सकते हैं, और वो भी किस प्रपोर्शन में, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जैसे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, अपन ने 4 लाख का करा, तो मान लीजिए कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ, उसका 1/3 कितना हुआ 10, और 10 लाख में से 4 लाख किया यानी कितना हुआ 40%। तो 30,000 का 1/3 10 और 10 का 40% 4, तो यानी कि 30,000 रुपये के प्रॉफिट में से सिर्फ 4,000 रुपये हम P&L में लेके जा रहे हैं, और बाकी का सारा प्रॉफिट हम फिर से WIP रिजर्व 30 में से 4 गए यानी 26,000 रुपये हम WIP रिजर्व के अंदर रखने वाले हैं। उसके बाद इसकी जो थर्ड सिचुएशन है कि जब हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो हाफ या हाफ से ज़्यादा हो जाए,
बट नॉट नियरली कंप्लीटेड, पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है वो लगभग पूरा नहीं हुआ हो। तो सिर्फ इसमें यही फ़र्क है। और आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 99% क्वेश्चन में आपकी यही सिचुएशन जो है वो जनरेट होती है। इसलिए आप ये फॉर्मूला तो कंठस्थ कर लें कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपकी सिचुएशन आती है वो ज़्यादातर यही आती है, हाफ और मोर वाली, कि कॉन्ट्रैक्ट आधा या आधे से ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट का पहले 1/3 ले जा रहे थे, 1/3 की जगह या 2/3 जाएगा, और किस प्रपोर्शन में वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो दैट मीन्स कि ये तरीका इसमें रहता है। और वैसे इसके अंदर एक और सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीटेड, लेकिन वो मैं अभी साथ में नहीं बता रहा हूँ, उससे फालतू आपको भी कन्फ्यूजन होगा क्योंकि वो लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस है। तो जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो उस समय फिर मैं आपको जो है वो सिचुएशन जो बनती है, क्या क्या उसमें फॉर्मूले क्या होता है, वो सब चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो से फिर आपको जो है इसके अंदर क्वेश्चन कराना स्टार्ट कराऊंगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आसानी से इजीली आप जो है इस लेसन को समझकर और अच्छा अपना एक क्वेश्चन लेसन प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।